दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। उम्मीद है आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी और उसे सुनने के बाद आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। आज की कहानी है छोड़ा हुआ। आज अनुज इंजीनियर हो गया है। यूँ तो ये बड़ी खुशी का दिन है, पर मेरे लिए ये दिन अपना फैसला सुनाने का भी है। मैं अपना निर्णय लेने के लिए इसी दिन का इंतज़ार कर रही थी अब तक। सुदीप के ब्याह के बाद अनुज की फिक्र थी कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, बस। बाकी रही उन दोनों की शादी ब्याह की बात, तो मुझे भरोसा है कि सुदीप और नेहा ये काम निपटा ही देंगे। तुम ये सोच रहे हो कि मैं ये क्या और क्यों लिख रही हूँ, वो भी बिना किसी संबोधन के। दरअसल जिंदगी का पहला पत्र तुमने लिखने बैठी हूँ तो सबसे पहले तो यही तय नहीं कर पा रही हूँ कि तुम्हें क्या कहकर संबोधित करूं, पुकारूं क्या मैं तुम्हें, क्योंकि मैं तुम्हारी या तुम मेरे तो कभी रहे ही नहीं। तुम्हारे द्वारा दिए गए नाम से तुम्हारे परिवार में तो जीवन भर मुझे छोड़ी हुई कहकर ही संबोधित किया गया था। हाँ, छोड़ी हुई। यह हमारे देश समाज में विडंबना ही है कि जो महिला अपने अन्न किए अपराध के लिए भी क्षमा न मांगे, वो हमेशा लोगों की आँखों की किरकिरी ही रहती है। हमेशा यही उसका संबल होता है। मेरे साथ भी यही हुआ। पूर्व पति और ससुराल वालों के साथ तालमेल न बैठा, क्योंकि वे लोग हद से ज़्यादा बर्बर थे। उनका बेटा यानी कि मेरा पति डिप्रेशन का शिकार है, ये जानते हुए भी उसकी शादी मुझसे करवाई, वो भी हमें धोखे में रखकर। मैं जीवन भर वो यातनाएं भुगतने को तैयार न थी और उन लोगों से छुटकारा पा लिया। लेकिन छोड़ी हुई का तमगा तो मेरे ही सीने पर लगना था। पर तुम बताओ, तुमने क्यों एक छोड़ी हुई महिला से विवाह किया? भला क्यों? ताकि ज़िंदगी भर मुझे जलील करते रहो? या पापा की संपत्ति पर तुम्हारी ला टपक रही थी? यही सच है ना? लेकिन ये सारी बातें तो बाद में ही समझ में आती है ना। उस वक्त जब पुरोहित अंकल के ज़रिए रिश्ता आया था तुम्हारा मेरे लिए, और तुम्हारे घर वाले मेरे पापा को साक्षात देवता ही लग रहे थे। इतना बढ़िया लड़का उनकी तलाकशुदा बेटी को फिर से ब्याहने को तैयार था। वे तो बेचारे तुम्हारे गुणगान गाते नहीं थकते थे। कहते, इतना अच्छा लड़का कहाँ मिलता है आजकल। कहते फिरते थे कि ऐसे समाज सुधारक दामाद के तो चरण धोकर पीऊँ तो भी कम है। कितने गलत थे पापा। तुमने उस समय अपना रूप पापा के सामने कैसा प्रस्तुत किया होगा, मुझे आश्चर्य होता है। सिंह या भेड़िया भी कभी अपना मूल स्वभाव नहीं छुपा पाता, पर इंसान वो तो ये बड़ी ही आसानी से कर लेता है। उस वक्त की तुम्हारी लच्छेदार बातें, तुम्हारा सुदर्शन व्यक्तित्व, तुम्हारी समाज सुधारक की छवि के मोहपाश में बेचारे पापा ऐसे बुरी तरह बंधे कि उन्हें तुम्हें विवेकानंद की झलक दिखने लगी थी। हे भगवान, पापा भी कितने भोले थे ना। कुछ शुभचिंतकों ने कहा था, दर साहब ज़रा शादी करने से पहले पता कर लीजिए, कोई सर्वगुण संपन्न लड़का भला एक तलाकशुदा से क्यों ब्याह करेगा। लेकिन पापा के मानस में तो तुम्हारी देवता सी छवि अंकित थी, अतः उन्हें अपने शुभचिंतक भी दुश्मन लगने लगे थे। मेरी बेटी के लिए इतना बढ़िया लड़का मिल गया तो अपने वाले ही जलते हैं साले, यही कह रहे थे पापा। पापा की इस प्रतिक्रिया पर बोलने वाले बेचारे बुरी तरह से चुप रह गए। पापा को लगता था मेरी पहली शादी ने मुझे जो संताप दिया वो सारा तुम्हारे साथ घर बसते ही छू हो जाएगा और मैं बिल्कुल खुश हो जाऊंगी। हर पिता यही चाहता है कि उसकी बेटी के जले पर कोई गुलाब जल के फाहे रख दे। पर पापा कहाँ जानते थे कि शारीरिक कष्ट भुगत चुकी उनकी बेटी को वे अब मानसिक यंत्रणा देने वाले के हाथ सौंप रहे हैं। जिस दिन तुम्हारे घर में पहला कदम रखा, पहले वाक्य में मेरे लिए छोड़ी हुई संबोधन था। धीरे धीरे मुझे पता चलने लगा कि तुम्हारे घर नहीं मकान नहीं बंगले में वैसे भी महिलाओं के प्रति सम्मान नाम की कोई चीज़ नहीं थी, और महिलाओं के उस हुजूम में मैं सबसे
निकृष्ट वस्तु थी, छोड़ी हुई। औरतों को इज्जत नहीं देनी चाहिए, वरना वो माथे पर बैठ जाती हैं। वो मुंह लगाने की नहीं, पैरों में रखने की चीज़ें हैं, वगैरह वगैरह। जैसे तुम्हारे उच्च विचार मुझे धीरे धीरे पता चलने लगे। इस दुर्भावना के पीछे कोई ऐसा कारण घर वालों से भी नहीं पता चला। बस क्या करती तब मैं। बस सब कहते थे तुम ऐसे ही थे। आज हिम्मत कर रही हूँ तो कह सकती हूँ कि एबले, तुम बरामदे में बेंत के फर्नीचर पर अपना दरबार सा लगाए रहते और मैं तुम्हारे हुक्म की तामील करती रहती थी। सारी उम्र चाय नाश्ते में जुटी रहती। घर की हर महिला, यहाँ तक कि तुम्हारी माँ भी तुमसे खौफ खाती थी, पता नहीं क्यों। माँ पापा से एक आध बार कहने की कोशिश भी की कि आपके दामाद वैसे नहीं जैसे आप उन्हें समझते हैं, पर वो तो तुम्हारे सुनहरे व्यक्तित्व की चमक से अब तक मुक्त भी नहीं हुए थे। फिर मेरे भीतर बैठी वो परंपरागत रूढ़ियों में जकड़ी हिंदुस्तानी लड़की भीरू हो गई हमेशा के लिए। एक बार शादी टूट चुकी है, दूसरी बार बढ़िया लड़का मिला, फिर भी पटरी नहीं बैठ रही है, तो ज़रूर लड़की में ही कोई खोट होगा। लोग तो यही कहेंगे, और मेरे माँ पिताजी बेचारे कैसे जी पाएंगे भला। इससे आम भारतीय मानस ने मुझे भीरू और हमेशा के लिए दब्बू बना दिया, और मैं खुशी खुशी अपने ही शोषण में सहभागी हो गई। 2 बेटों का पिता बनने का सौभाग्य देकर भी मैं तुम्हारी कृपा पात्र कभी नहीं बन सकी। हाँ, तुम्हें इतनी खुशी थी कि मैंने बेटी नहीं जनी, लेकिन मैं हमेशा एक बेटी के लिए तरसती रही। शायद वो मेरे कलेजे को ठंडक प्रदान करती, पर लगा जैसे तुम्हारे खौफ से ही बेटी मेरे गर्भ में कभी नहीं आ सकी। कभी कभी उम्मीद करती थी कि बड़े बेटे को, अपने पिता के उद्वेग को शायद आगे बढ़कर ठंडा करने का मौका मिले और मैं कुछ राहत पा सकूंगी, पर वे भी मेरी ममता की छाँ में कम, तुम्हारे खौफ व रौब की गर्मी में ज़्यादा रहे थे, और मेरी तमाम उम्मीदें हमेशा की तरह धराशायी हो गईं। बीतते समय के साथ छोड़ी हुई सुन सुनकर मैं तो अपना मूल नाम ही भूलती गई थी तुम्हारे यहाँ। बेटे बड़े हुए तो 2 बातों का डर हमेशा लगने लगा। कहीं मेरी बहुएं भी मुझे छोड़ी हुई नाम से न बुलाने लगे, और दूसरे बहुओं के साथ तुम्हारा व्यवहार न जाने कैसा होगा। वे भी तो आखिर नारी जाति ही रहेंगी ना। लेकिन पत्थर के भगवान ने न जाने तुम्हें किस पथरीली मिट्टी से बनाया था कि बड़ी बहू नेहा ने भी तुम्हें झुकाने का दम नहीं था। तुम्हारे व्यवहार से आहत होकर उसने दबे दबे स्वर में 1-2 बार विरोध ज़रूर किया था, पर एक तो सुदीप ने उसका साथ नहीं दिया, और दूसरे तुम्हारी ओर से की गई तलाक की धमकी से उसके माँ बाप बुरी तरह से घबरा गए थे। आखिर ठहरे तो वे भी बेटी के माँ बाप ना। और मैं देख रही थी कि सुदीप में भी कोई दमखम नहीं था। मैं सोचती थी कि समाज में बदलाव आ रहा है, पर 30 साल पीछे मुड़कर देखती हूँ तो अपने नहीं तुम्हारे घर में कोई बदलाव आज तक नहीं आया है। पर आज हिम्मत करके मैं उसी बदलाव की शुरुआत करने जा रही हूँ जो मुझे बरसों पहले कर देना चाहिए था। तुमने मुझे अपनाया, नहीं अपनाया नहीं कह सकती, मेरे साथ शादी की, वो भी जिंदगी भर ये एहसास दिलाकर कि ये एक पुरुष का एहसान है मुझ पर। अहम ब्रह्मास्म का तुम्हारा ये दम्भ तोड़कर आज मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ, सिर्फ एक कसक के साथ कि बच्चों की याद ज़रूर आएगी मुझे। मैं जा तो रही हूँ पर मरूंगी नहीं। अब तक तुम्हारे घर में बहुत अचार, बड़ी बनाई, पापड़ बेले, अब मेरा यही काम मेरी सम्मानित जीविका का जरिया और जीने का मकसद बनेगा, मेरी कमाई का स्रोत होगा। जहाँ रहूँगी चैन और सुकून से रहूँगी, जैसा मैं चाहती हूँ वैसे रहूँगी। उम्र के 50वें पड़ाव पर घर परिवार यूँ छोड़ना अजीब ज़रूर लग रहा है, पर अब और पीड़ा में नहीं सहूँगी। यदि मैं मर जाती
तो तुम मुझे सदा सुहागन के श्रृंगार में मुखाग्नि देते और लोग तुम्हें बेचारा विधुर यही कहते, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अब जबकि मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ तो लोग तुमसे मेरे बारे में सवाल ज़रूर करेंगे। वे तुम्हारे सामने भले ही हिम्मत ना जुटा पाएं, लेकिन पीठ पीछे तो ज़रूर कहेंगे, इसके अहम और खड़ूसपने के कारण ही इसकी बीवी इस उम्र में इसका साथ छोड़कर चली गई। बेचारी को खूब बेइज्जत किया होगा। इतने सालों तक उसने सहन किया, पर अब शायद उसकी सहनशीलता जवाब दे गई होगी, तभी बेचारी उम्र के इस दौर में इसे छोड़कर चली गई। हाँ, मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ और आज से तुम छोड़े हुए हो और अब छोड़े हुए ही रहोगे। अब बताओ कैसा लग रहा है तुम्हें? दूसरों की इज्जत ना करने वाला आज खुद इसी कटघरे में खड़ा है। काश आज मेरे माँ पिता जिंदा होते तो मैं उन्हें तुम्हारी असलियत से रूबरू कराती और समाज में हुई तुम्हारी बेइज्जती को उनके समक्ष रखती। तुमने अपने बेटे तक को अपने सामने कभी मुंह खोलने नहीं दिया है, लेकिन अब मुझे लगता है मेरे चले जाने के बाद अब दुनिया और समाज का मुंह बंद करके दिखाओ तो मानो। अब मुझे देखना है कि तुम किस तरह दुनिया का मुंह बंद करते हो या उन्हें कोई जवाब दे पाते हो। है हिम्मत तो करके बताओ। अब है सामना करने की हिम्मत तो करो। अब मेरी तरफ से तुम्हें ये नया तमगा और सम्मान मुबारक हो। आज से तुम भी मेरी तरह छोड़े हुए हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगे तो कमेंट्स में हमें अपनी राय ज़रूर बताएं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तब फिर हमेशा की तरह लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।